हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं इकोनॉमी करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने का करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में। हमने आपको पहले ही बताया था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का 15 सितंबर तक का करंट अफेयर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने इसमें केवल उन्हीं पोर्शंस को कवर किया है जो इस समय आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं को ध्यान में रख करके हमने करंट अफेयर्स का ये पैकेज आपके लिए तैयार किया है। आपका ज्यादा समय ना खर्च हो, ज्यादा समय इस समय आपके पास है नहीं रिवीजन करने के लिए, तो इसलिए शुरू करते हैं हम लोग सीधा जुलाई महीने का करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट टॉपिक है, यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू बी द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2019-20। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी एक बार रेफरेंस आया था तो बताया था कि हम जितना ट्रेड करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड हम करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और जितना सेकंड नंबर पर हमारा जो ट्रेड पार्टनर है वो है चाइना। इसके पहले यानी 2018-19 के पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। 2018-19 के पहले की बात की जा रही है, क्योंकि 2018-19 और 2019-20 दो ऐसे ईयर्स हैं, कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं जब ट्रेड पार्टनर हमारा जो अमेरिका है वो सबसे टॉप ट्रेड पार्टनर हुआ है। तो 2018-19 के पहले चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। अभी आपको बता दें कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट का 45% अकेले हम चाइना से करते हैं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, यद्यपि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी जो हम व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट, वो चाइना के साथ हमारा बहुत ज्यादा है। यानी इंपोर्ट तो हम बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। अमेरिका के साथ अच्छी बात यह है, अमेरिका के साथ जब हम टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन रहे हैं तो ये इंडिया के फेवर में है। कारण उसका ये है कि अमेरिका के साथ जो भारत का ट्रेड है वो हमेशा सरप्लस है, यानी व्यापार हमेशा सरप्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो इसलिए अमेरिका का ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो as per the data from the Union Ministry of Commerce and Industry, the United States remain as the top trading partner of India during the financial year 2019 and 20. This is the second consecutive financial year that the United States has become the top trading partner of India in financial year 2018-19. United States surpassed the People's Republic of China to become the top trading partner of India, indicating the continuously increasing economic ties between both the countries. India continues to maintain a trade surplus over the United States, as the trade deficit of the United States in financial year 2019-20 was $17.42 billion US dollar. In 2018-19, United States trade deficit was 16.86 billion US dollar. इसका मतलब ये हमने वही आपको बताया कि जो हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, इसको आप चाहे सीधे कहिए कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इतना था, या हम कहें इंडिया का ट्रेड सरप्लस इतना था, मतलब दोनों बात एक ही है। यानी इंडिया का ट्रेड सरप्लस अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। सेकेंड फैक्ट है, India has become the second largest source of foreign direct investment for the United Kingdom. यानी इंडिया यूनाइटेड किंगडम में जितने लोग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है यूनाइटेड किंगडम के लिए। The statistics for the number of foreign direct investment projects in the financial year 2019-20 in the United Kingdom was released on 10th July 2020 by the United Kingdom Government's Department for International Trade. What are the highlights of this data? United States continues to be the number one source of foreign direct investment in the United Kingdom, with 462 projects resulting in 2,131 jobs. यानी ब्रिटेन में जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 2 पर है। Having invested in 120 projects, India has moved the second place. हमने यही आपको बताया अभी कि इंडिया का नंबर 2 है। These 120 projects have resulted 5,429 jobs. अगर ये इन्वेस्टमेंट यही भारत में हुआ होता तो शायद ये जॉब क्रिएशन इंडिया में होता। By the way, in financial year 2018-19, India was in third place with 106 projects. यानी 2018-19 में इंडिया was the third in the investment projects in the United Kingdom. In financial year 2019-20, Germany, France, China, and Hong Kong were the third, fourth, and fifth. यानी Germany was on third number, France was on fourth number, and China and Hong Kong was on the fifth and sixth number for the United Kingdom FDI. So India is the second largest partner investor in the United Kingdom. Third fact is India Sri Lanka RBI extends. इंडिया श्रीलंका के बीच में RBI extends $400 million of currency swap. करेंसी स्वैप होती है। ये करेंसी स्वैप क्या होती है? ये करेंसी स्वैप बिटवीन टू कंट्रीज इन एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज करेंसी विद predetermined agreement. The government engaged in currency swap to solve short-term foreign exchange liquidity requirements. Currency swap is the exchange of interest, sometimes principal as well as in one currency for the same in the other. हम आपको इसको ऐसे ही समझा देते हैं। करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि अगर दो मित्र राष्ट्र हैं, पहले तो आप समझिए कि दो मित्र राष्ट्र होना चाहिए तो करेंसी स्वैप किया जाता है। इंडिया ने सार्क कंट्रीज के देशों में जो उसके मित्र राष्ट्र है, यानी अगर हम बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके, तो उसने सार्क कंट्रीज के देशों से करेंसी स्वैप का एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसको इंडिया ने अभी बढ़ा करके नवंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। करेंसी स्वैप का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में जो एक्सचेंज रेट होती है, एक्सचेंज रेट रोज, जैसे भारत का इंडिया की रुपीस और श्रीलंका की करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर तय होता है, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर तय होता है। लेकिन अगर इसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर कल की डेट में भाई हो सकता है कि इंडिया की प्राइस करेंसी का प्राइस बढ़ जाए, या कल की डेट में हो सकता है कि श्रीलंका की करेंसी की प्राइस बढ़ जाए, तो इसी अनिश्चितता से बचने के लिए करेंसी स्वैप किया जाता है। और करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि हम पहले से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इसी एक रेट पर एक डिटरमिन्ड रेट कर लेते हैं, जैसे ₹1 बराबर 2 श्रीलंकाई करेंसी, श्रीलंका का रुपया, या 3, जो भी रेट होगा वो हम एक फिक्स रेट पहले से डिटरमिन कर लेते हैं, आपस में एक समझौता कर लेते हैं और उसी रेट पर हम करेंसी स्वैप करते हैं, यानी करेंसी का एक्सचेंज करते हैं। ये करेंसी स्वैप कुछ विशेष कमोडिटीज के लिए ही लागू होता है, सारी कमोडिटीज के संदर्भ में ये करेंसी स्वैप लागू नहीं होता है। Why currency swap arrangements are made? The arrangement is usually signed between two friendly countries. यही मैंने आपको बताया कि दो मित्र राष्ट्रों के बीच में होता है। और करेंसी स्वैप जो होता है इसको आप US डॉलर में भी करेंसी स्वैप कर सकते हैं, यूरो करेंसी में भी कर सकते हैं, और आपस की दोनों करेंसी में भी कर सकते हैं। जैसे ये तय कर लिया जाए कि भाई आज की डेट में $1 बराबर 75 रुपया है, तो डॉलर में अगर करेंसी स्वैप तय कर लिया तो श्रीलंका, हम अमेरिका के साथ हमारा डॉलर $1 बराबर 80 रुपया हो सकता है, लेकिन हम जब श्रीलंका के साथ करेंगे तो प्री डिटरमिन्ड रेट अगर $1 बराबर 75 रुपया है तो हम 75 रुपए पर ही उसके साथ ट्रेड करेंगे, या यूरो का भी इसी तरीके से हो सकता है। करेंसी स्वैप अभी तक हमारा है किसके साथ में? इंडिया हैज करेंसी स्वैप लाइन विद जापान, सार्क कंट्रीज। India is currently negotiating similar arrangements with the United States, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम करेंसी स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं,
जापान के साथ हमारा करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट है ऑलरेडी, और सार्क कंट्रीज में श्रीलंका के साथ हमारा करेंसी स्वैप है। The arrangement is currency swap होता क्यों है? The agreement is usually signed between two friendly countries that have increased trade, especially the countries pay for import and export trade at predetermined rates of exchange। यानी इस पैंडेमिक में जो एक्सचेंज जो ट्रेड घट गया है, तो इसी पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए या कभी-कभी ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए कि हम चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम बल्कि श्रीलंका के साथ अपना ट्रेड ज्यादा बढ़ाएंगे, या हम जापान के साथ अपना ट्रेड ज्यादा बढ़ाएंगे, तो इन्हीं ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए करेंसी स्वैप का अरेंजमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम सपोर्ट 6 लाख आर्टिसंस अक्रॉस इंडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। वॉलमार्ट की जो सब्सिडरी कंपनी है फ्लिपकार्ट को आपको मालूम होगा वॉलमार्ट ने खरीद लिया था, तो वॉलमार्ट का ने एक समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च किया गया था फ्लिपकार्ट के द्वारा, जिसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके फ्लिपकार्ट ने करीब 6 लाख जो स्थानीय कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन जो हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके प्रोडक्ट को अपने फ्लिपकार्ट पर प्लेस करते हैं और उनके लिए एक मार्केट मुहैया कराने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए क्या करते हैं, उनको अक्सर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। ये समर्थ प्रोग्राम लागू कहां किया गया है? वेरियस रिमोट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी जहां जहां पर हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस का मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, जहां जहां पर हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब और कर्नाटका, ये मेजर स्टेट्स हैं जहां पर ये समर्थ प्रोग्राम इनिशिएटिव लागू किया है फ्लिपकार्ट ने। इसके और भी इनिशिएटिव फ्लिपकार्ट ने लिए हैं। अगर इनिशिएटिव में है, फ्लिपकार्ट हैज कोलैबोरेटेड विद द लॉट ऑफ एनजीओ एंड गवर्नमेंट एंटिटीज विच इंक्लूड्स गुजरात स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन जिसको DNULM कहते हैं, यूपी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, इनके साथ भी इस इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। एक और इनिशिएटिव फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है MSME के लिए, जिसको कहा जाता है वॉलमार्ट वृद्धि। वॉलमार्ट वृद्धि भी इसी तरीके का एक समझौता है, जिसमें करीब 50,000 MSME मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लोकल फॉर ग्लोबल को सपोर्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, करीब 50,000 MSME को एम्पावर करने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि, याद करिएगा इसको, वॉलमार्ट वृद्धि नामक इनिशिएटिव फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया हुआ है। तो दो प्रोग्राम यहां पर हम बात कर रहे हैं। एक तो फ्लिपकार्ट का समर्थ प्रोग्राम है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब और कर्नाटका के जो आर्टिसंस हैं, जो हैं वीवर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, यानी जो हस्त शिल्प वाले हैं, उनको प्रोग्राम को, उनके लिए ये प्रोग्राम 2019 में फ्लिपकार्ट लेके आया था। और दूसरा है MSME सेक्टर के लिए वॉलमार्ट वृद्धि, यानी दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। MSME के लिए वॉलमार्ट वृद्धि है और हैंडीक्राफ्ट के लिए समर्थ प्रोग्राम है। तो ये दो प्रोग्राम थे, इसमें हमने बात किया। अगला आ जाते हैं अगस्त में। अगस्त में सबसे पहला फैक्ट हमारा ये है कि शशिधर जगदीशन इज द न्यू CEO ऑफ HDFC बैंक। ये न्यूज क्यों बना है, हम सिर्फ इस चीज को बता देते हैं आपको कि आदित्य पुरी अब तक इसके CEO और MD थे। उन्होंने 25 साल तक इसकी सेवा करी और अभी वो 20 अक्टूबर को जो
आदित्य पुरी साहब है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ऑफिशियली रिटायर हो रहे हैं। शशिधर जगदीशन भी अभी तक इसी एचडीएफसी बैंक में ही बहुत सालों से काम कर रहे थे, करीब 25 साल से उनका एसोसिएशन इसी बैंक के साथ बना हुआ है। एचडीएफसी बैंक को प्राइवेट सेक्टर का नंबर 2 बैंक बनाने में आदित्य पुरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब वो अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं और उनकी जगह पर शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ बनाया जा रहा है और उनको एज ए चेंज एजेंट के रूप में, यानी परिवर्तनकारी पुरुष के रूप में उनको प्रवेश अब लाया जा रहा है। अभी तक चेंज एजेंट जो थे वो आदित्य पुरी साहब को माना जा रहा था, अब ऐसा माना जा रहा है कि शशिधर जगदीशन भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्ट इज इंडिया इम्पोजेस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन कलर टीवी सेट्स। ये कहां से? चाइना से आने वाले कलर टीवी सेट्स की बात की जा रही है। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फॉलोइंग ए बैन ऑन पॉपुलर चाइनीज एप्लीकेशंस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज मूव्ड द इंपोर्ट ऑफ कलर टीवी सेट्स फ्रॉम फ्री टू रिस्ट्रिक्टेड। इंडिया इंपोर्ट्स द मेजॉरिटी ऑफ टीवी सेट्स फ्रॉम चाइना। हमने पहले यही आपको बताया था कि चाइना से जो टीवी सेट, कलर टीवी सेट आते हैं, उन कलर टीवी सेट्स के इंपोर्ट को वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स के तहत, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के तहत अब रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। यानी अब जो कलर टीवी सेट है वो इंडियन टीवी सेट को प्रमोट किया जाएगा और चाइना के जो टीवी सेट्स हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर को प्रमोट करने के लिए और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए चाइनीज टीवी सेट्स पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। अगला है कामत पैनल कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई टू रिस्ट्रक्चर लोन्स। अभी जो पैंडेमिक हुआ है, कोविड-19 का दौर चला है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी इनकम बंद हो गई, जो अपनी ईएमआई दे पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई थी, लोगों का सेल्स बंद हो गया था। तो इन सब सारी परिस्थितियों में लोग ईएमआई, अपने लोन की ईएमआई चुकाने में असमर्थ थे। तो सरकार ने उस ईएमआई को पोस्टपोन करते हुए मोरेटोरियम शुरू किया था। उस मोरेटोरियम का चूंकि 30 अगस्त को वो मोरेटोरियम खत्म हो गया, मोरेटोरियम की अवधि खत्म समाप्त हो गई, तो अब उसके लिए अब आगे क्या राहत दिया जा सकता है? जो बारोअर्स हैं, जो डेप्टर्स है, जो जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो उसी लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कि किस क्षेत्र में लोन दिया जा सकता है, किस क्षेत्र में लोन को अभी थोड़ा सा वेवर की जरूरत है। देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट, उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम थोड़ा बहुत चल रहा था, उनकी सेल्स थोड़ी बहुत चल रही थी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो एकदम से ठप पड़ गए। जैसे सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, सर्विस सेक्टर, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, सर्विस सेक्टर है, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये एकदम ठप पड़ गए थे। इनको लोन की तो जरूरत, इनको लोन वेवर की या इनके लोन स्ट्रक्चरिंग की जरूरत तो है, लेकिन अब जैसे आप बात कर लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को अभी चूंकि उनका शुरू हो गया है काम और उनकी बिक्री भी शुरू हो गई है, तो उनके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। एफएमसीजी की बात कर लीजिए, जो जैसे एचयूएल है, जो तेल साबुन बेचते हैं या जो इस तरह के जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स गुड्स बेचते हैं, इन सारे कंपनीज के लिए तो अब वो स्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सेल्स तो हो रही है। तो इसीलिए कमेटी को बनाई गई थी, कामत पैनल जिसको कहा गया था। तो वो क्या, कामत पैनल का काम क्या है, वो कौन सा काम करने जा रहे हैं, इसी को लेकर के एक कमेटी गठित की गई। तो कमेटी का काम क्या है? द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन्स to be done based on prudential framework that was issued in 2009। ये प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट उसको कहते हैं जिसके लोन या ईएमआई का भुगतान ना किया गया हो, उनको स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। यानी जिनके ब्याज का भी भुगतान ना किया गया हो, इंटरेस्ट का भी भुगतान ना किया गया हो, साथ साथ में कई बार ऐसा होता है प्रिंसिपल अमाउंट का भी भुगतान नहीं हो पाया होता है किसी कारण से, तो ऐसे को हम स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। द प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स 2019 provides principle based resolution framework to address borrower, defaulter
under normal scenario means non-payment of debt when the part of full installment of the debt has become due and payable and the debtor has not yet paid. तो उसी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क बनाया गया था। चलिए अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं। आरबीआई लॉन्चेस इनोवेशन हब फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात पहले से ही हम आपको बता दें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह था कि अभी आरबीआई ने जो रेजोल्यूशन पिछले वीडियो में मैंने इसकी बात करी थी कि अब हर ग्राम सभा के 5 किलोमीटर के दायरे में अनिवार्यता कोई ना कोई बैंक होगा और उस बैंक में जितने लोग जनधन बैंक होगा और सबका उसमें खाता खुला जाएगा। जिन लोगों का खाता जनधन के रूप में खोला गया होगा, जनधन अकाउंट जिनका खुला हुआ है, आरबीआई ने यह भी गाइडलाइन इशू किया है और सरकार ने यह भी कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत उनका अनिवार्यता इंश्योरेंस में उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो अब उसी के लिए आरबीआई ने एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है। इनोवेशन हब फॉर ideation and incubation of new capabilities that can be leveraged to deepen financial inclusion. The hub is being launched to promote the startups in the country. It will help in ideation and incubation of new capabilities. This will in turn help to deepen financial inclusion in the country and promote efficient banking services. The hub is to act as center to create viable and innovative financial products. This will provide the following benefits. Benefits क्या हैं? The hub will help achieving efficient banking, business continuity in times of emergency, strengthening consumer protection. The RBI has recently taken several similar initiatives to encourage responsible innovation. One such recent initiative is regulatory sandbox. ये एक फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। A regulatory sandbox refers to live testing of new products and services in controlled regulatory environment where the regulators may permit regulatory relaxation to limit purpose of testing. This framework will act as a boost for the financial technology startups that are looking to innovate. The main aim of sandbox is to foster responsible innovation in financial services. Sandbox is to foster responsible innovation in financial services. This is the main. क्या है? To foster responsible innovation in financial services. It brings benefits to consumer and promote efficiency. What are the norms for sandbox? RBI will launch sandbox for the entities that meet the criteria of minimum net worth of 25 lakh. The entity should either be a company registered in the country or bank licensed to operate in India. Next fact is India ranks first in organic farming. ये एक फैक्ट है, इसको आप जान लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस समय इंडिया नंबर 1 पर है और सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम कंप्लीटली ऑर्गेनिक। ये आप शायद आपने टीवी वगैरह में देखा भी रहा होगा कि सिक्किम, आप नहीं भी देखा है तो आज जान लीजिए कि सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जो कंप्लीटली वो किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करता, पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट which is the completely organic. The other states that have similar target include Uttarakhand and Tripura. त्रिपुरा और उत्तराखंड भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। Measures by India to boost organic farming. There are two measures: Mission Organic Value Chain Development for the Northeast region and परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दो इनिशिएटिव हैं जो एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के तहत इनको लागू किया गया है। दो इनिशिएटिव इन्हीं को आप नोट कर लीजिएगा। पहला है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट और दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स, द मेन ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूड्स सीसम, फ्लेक्स सीड्स, सोयाबीन, मेडिसिन प्लांट्स, टी,
राइस एंड पल्सेस। ये पूरा इतने में पूरा ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करता है। ऑर्गेनिक यानी इनके प्रोडक्शन में जो है वो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स का यूज नहीं होता है। These products contribute to 40% organic exports in 18-19, touching 5,151 crore. India is exporting its organic products to USA, UK, Italy and Switzerland. ये ऐसे देश हैं जहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट इज फार्म सेक्टर ग्रोज एज जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आपने पहले भी बहुत सारे पेपरों में पढ़ा होगा कि केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसमें ग्रोथ हो रही थी, बाकी सारे सेक्टर्स जो थे वो नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहे थे। आपको पहले से ही मालूम होगा इंडिया रजिस्टर्ड 79-80 में -5.2% का निगेटिव ग्रोथ रेट था। 79-80 में, ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया हुआ था। द सेम ईयर एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज 0.12%, यानी उस समय भी एग्रीकल्चर, ये हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक ये पांचवा रिसेशन है। पांचवा रिसेशन कब कब हुआ था? 1948 में, 1966 में, 1980 में और इसके बाद फिर आपका 2019 में ये हुआ था रिसेशन आपका। तो अभी जो रिसेशन उस समय हुआ था, उस पहले वाले रिसेशन मंदी में, रिसेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर वाज आल्सो इन द माइनस। सिमिलर रिडक्शन वाज सीन इन प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन एज वेल इन 57-58 में भी मैंने बताया था आपको। जीडीपी ग्रोथ वाज 1.2% एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज -4.5%। इसीलिए रिसेशन आया ही था उस समय जब हमने 58 की बात किया था। तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इतना कम हो गया था कि आप करीब 60 टन जो था वो अनाज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ गया था, इसीलिए वो रिसेशन आया था। 65-66 में ड्रॉट था, इंडिया पाकिस्तान का वार था और इंडिया चाइना का वार था, इसकी वजह से रिसेशन आया था। लेकिन उस समय भी एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इन द -11%, हाईएस्ट -11% था एग्रीकल्चर सेक्टर का निगेटिव ग्रोथ रेट। उसी समय आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसी समय एमएस स्वामीनाथन ने कृषि क्रांति की शुरुआत करी थी। तो लेकिन 2019 का रिसेशन ऐसा है कि जब बाकी सारे सेक्टर्स रिसेशनरी फेज में डाउन नेगेटिव चल रहे थे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पॉजिटिव साइन दे रहा था। इंडिया इज ऑन द रोड ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। भारत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स इन इंडिया आर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी ऊपर हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस के सेक्टर में, मेगा फूड पार्क स्कीम, कोल्ड स्टोरेज स्कीम एंड सॉइल हेल्थ कार्ड। ये सारी स्कीम्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। अगला है रमेश चंद्र टास्क फोर्स रिकमेंड्स लिंकिंग शुगरकेन प्राइस टू शुगर रेट्स। रमेश चंद्र टास्क फोर्स नीति आयोग के मेंबर हैं। रमेश चंद्र टास्क फोर्स बाय नीति आयोग हैज रिकमेंडेड टू लिंक शुगरकेन प्राइस टू शुगर रेट्स। The task force highlighted that it's essential to keep the industry in a good financial health. In its report, the task force has recommended for a one-time increase in the minimum sugarcane price as 33 per kg. This report to task force was finalized in March 2020 and published in August 20. यानी एक तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया है कि शुगर केन की प्राइस को, यानी गन्ने की प्राइस को आप शुगर से लिंक कर दीजिए। इससे ये होगा, सिंक कर दीजिए। इससे ये होगा कि अगर मार्केट में शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो शुगर केन की प्राइस भी बढ़ेगी। अगर शुगर की प्राइस यानी चीनी की प्राइस घटेगी तो शुगर केन की प्राइस भी घट जाएगी। लेकिन किसान इस पर मानेंगे कितना, ये तो भगवान मालूम, फ्यूचर बताएगा। मिनिमम शुगर प्राइस अभी इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो चीनी है उसकी प्राइस को 23-33 रुपए पर केजी बढ़ा दिया जाए। अगर इतना कर दिया जाएगा तो ये करीब चला जाएगा 60-65 रुपए पर,
क्या होगा, बट रिकमेंडेशन है, हम लोगों को रिकमेंडेशन पढ़ना है। इन्होंने कुछ और रिकमेंडेशन दिया है। एक तो ये है कि शुगर केन का कल्टीवेशन वाटर इंटेंसिव क्रॉप से जो जहां पर कम पानी की उपलब्धता है वहां से शिफ्ट करके जहां पर पानी की उपलब्धता ज्यादा है, जो वाटर इंटेंसिव एरियाज हैं, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया जाए। और इस शिफ्टिंग के लिए कुछ इंसेंटिव की भी उन्होंने रिकमेंडेशन करी है। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन शुड बी शिफ्टेड टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप by providing incentives to farmers. At present, area for sugarcane cultivation is about 3 lakh hectare and it yields about 20 lakh tons of sugarcane. The panel suggested that the incentive to farmers from moving to less water intensive crop should be around 6,000 per hectare. यानी 6,000 पर हेक्टेयर इंसेंटिव दिया जाना चाहिए कि अगर जो फार्मर्स हैं वो शुगर केन कल्टीवेशन को शिफ्ट करते हैं लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप से, जो जिसमें पानी कम लगे वैसे क्रॉप से अगर वो अपने इसको शुगर केन को शिफ्ट करते हैं तो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ शुगर केन मस्ट बी रिव्यूड इन 6 मंथ। 6 महीने में इसको इसकी प्राइस का हमेशा रिव्यू करना चाहिए। द पैनल आल्सो रिकमेंडेड लेविंग सेस ऑफ 50 per quintal on sugar for a period of 3 years to add about 4,500 crore to fund in which could be used to improve financial conditions of farmers। यानी फार्मर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए पर क्विंटल 50 रुपए का सेस अगले 3 साल तक के लिए लगा दिया जाना चाहिए और इससे जो फंड इकट्ठा होगा उसका उपयोग फार्मर्स की दशा सुधारने में किया जाना चाहिए। नीति आयोग, जैसे हमने पहले ही बताया था, रमेश चंद जी नीति आयोग के मेंबर है। नीति आयोग का गठन जनवरी 1, 2015 को हुआ था। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और वाइस चेयरपर्सन इस समय राजीव कुमार जी हैं। चलिए अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं। चुनौती, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट। ऑन अगस्त 28, 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड चुनौती द नेक्स्ट generation startup challenge contest. Around 300 startups working in select area are to be identified and provided with seed fund of rupees 25 lakh. The challenge is launched with a special focus on tier 2 towns. Chunauti is challenge hunt under NGIS for advanced uninhibited technology interventions. NGIS is next generation incubation scheme. The main objective of challenge is to address the challenge faced during pandemic. It is to look for a solution that will support industries, government and public at large. National Startup Advisory Council was set up to boost startup and innovations. चलिए नेक्स्ट टाइम अब हम लोग आ गए सितंबर में। सितंबर के कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही हमने लिया है। हमने आपसे पहले ही बताया था कि सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो उतना ज्यादा आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इतना करंट नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर कुछ करंट्स ऐसे होते हैं, करंट अफेयर्स जिनका रिलेशन पहले से ही है या पूर्व है, तो वो पूछ लिए जाते हैं। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ रिपोर्ट्स को लेकर के कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए हमने आपको ये रिपोर्ट्स या ये फैक्ट्स आपके सामने यहाँ रख दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो और थोड़ा बहुत आपको जो इंपॉर्टेंट है सितंबर महीने का वो आपको मिल जाए। तो चलिए, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, इंडिया विटनेस्ड ए शॉर्टफॉल ऑफ 26 स्पॉट्स एंड लैंडेड टू द 105th पोजीशन। इसके पहले ये 79th स्पॉट पर पोजीशन पर था, जो इसमें घट करके इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में घट करके 105वें स्थान पर पहुंच गया। It is an annual index created in 1995 by Heritage Foundation and Wall Street Journal। यानी इस इंडेक्स का ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करते हैं, जिसमें 0 से 100 के बीच में मार्किंग किया जाता है। 0 मार्किंग का मतलब होता है कि वहां पर उस देश में किसी भी जो 0 के ज्यादा करीब होगा वहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत कम है। 100 पॉइंट्स का मतलब होता है जो जितने 100 पॉइंट्स के करीब होगा उसका मतलब है कि वहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम उतना ही ज्यादा है।
इस साल दिस ईयर सिंगापुर विद द स्कोर ऑफ 89.4 रैंक द फर्स्ट इन द वर्ल्ड फ्रीस्ट इकोनॉमी, यानी सबसे ज्यादा स्वतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता किसमें है? सिंगापुर में है। और कुल एमंग 42 अदर कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन, बात ध्यान रखिएगा, एशिया पैसिफिक रीजन में हांगकांग स्टूड सेकंड एट द रिपोर्ट। The interesting thing about the index is that China ranked lower than the India, यानी इंडिया की रैंक 105 है, तो इसका मतलब चाइना की रैंक उसके भी नीचे है। The lowest ranked countries in the index are Algeria, Angola, African Republic, Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, Republic of Congo, Sudan, Venezuela and Zimbabwe. Some other popular rankings include Japan 20वें स्थान पर है, जर्मनी 21वें स्थान पर है, इटली 51वें स्थान पर है, 51 पोजीशन पर है, फ्रांस 58 पोजीशन पर है, मैक्सिको 68 पोजीशन पर है, रशिया 89 पोजीशन पर है और ब्राजील उसके भी नीचे है। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम टू बी हेल्ड इन हनोई, द थर्ड एनुअल, एक फैक्ट है इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा बस। The third annual Indo-Pacific Business Forum is to be held in Hanoi, Vietnam, capital between October 2020 to October 29. The forum is to sponsored by US ASEAN Business Council, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, and US Chamber of Commerce and Government of Vietnam. India, the Indo-Pacific has strategic and geographic importance for the trade in the region and for maritime security. The region is important for fisheries, mineral resources and offshore oil. 40% of world offshore oil production taken place in Indian Ocean. तो इंडिया के लिए इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। एक कृतज्ञ हैकथॉन हुआ था। हैकथॉन क्या है? कृतज्ञ यानी कृषि रैकनिक ज्ञान, कृषि रैकनिक ज्ञान। Hackathon was launched by Indian Council of Agriculture Research, ICMR, Indian Council of Agriculture Research, ICAR, sorry, mistake हो गया यहाँ पर, ICAR, on September 23, 2020 under the National Agriculture Higher Education Project. It was launched with an objective to promote farm mechanization, especially women-friendly equipments. Key facts are the students will from any university and college can apply and participate in the event. The event will distribute prizes as 5 lakh first prize, second prize 3 lakh and third prize winners will get rupees 50,000 है, ये गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गया, 50,000 है। The hackathon aims to enhance the farm productivity and profitability by enhancing the innovation in farm mechanization. This event is providing an opportunity to the students, faculties, innovators, entrepreneurs, and other stakeholders to present their innovative approaches and technological solutions to promote farm mechanization in India. The hackathon is in line with the high quality higher education and that provides equity and ensures inclusion in as is the target of nation education policy. तो ये था आज का आपका अब तक का करंट सितंबर तक के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपको काफी मदद करेगा एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, अब धन्यवाद आपको।